हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम बात करेंगे आपके आईबीओ मतलब इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट के यूनिट 13 की इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जिसका फर्स्ट पार्ट हम कह सकते हैं आईएमएफ पहली वीडियो में कर चुके हैं, पहले पार्ट में कर चुके हैं। इस पार्ट में आज हम बात करेंगे अबाउट टू वर्ल्ड बैंक। तो देखते हैं वर्ल्ड बैंक क्या है। वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो क्या है, एक आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आप किस लिए क्या करती है, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो वर्ल्ड बैंक एक तरह से कह सकते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज को, या जो अभी डेवलप नहीं हो पाए हैं प्रॉपर तरीके से कंट्रीज, उनको फाइनेंशियली एक तरह से आप कह सकते हैं फंड के थ्रू, या फिर आप टेक्निकली कह सकते हैं उन्हें कि आप एडवाइस या उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी या उन्हें रिसर्च प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो अपना डेवलपमेंट कर सकें। इट प्रोवाइड्स लो इंटरेस्ट लोन्स, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट एंड ग्रांट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो आपको जो लोन देता है, आपको जो कह सकते हैं असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एज अ लोन, वो किस तरह होता है, आपका लो इंटरेस्ट होता है और कई बार ये इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट भी आपको देता है। तो कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक से कोई कंट्री लोन क्यों लेती है, क्योंकि जो इनका इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत कम होता है। कई बार ये उसे फ्री में भी विदाउट एनी सर्विस चार्ज और एनी इंटरेस्ट देते हैं। दिस लोन्स आर यूज्ड फॉर एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनी अदर पर्पसेस। जब आप किसी भी कंट्री का आपको डेवलपमेंट करना है तो आप उस कंट्री की एजुकेशन को डेवलप करिए, उस कंट्री की हेल्थ को डेवलप करिए, उस कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करिए, तो वो जो कंट्री है वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो इनके लोन्स का नॉर्मली इन्हीं चीज़ों में यूज़ होता है। इट इज़ एस्टेब्लिश्ड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिटेन वुड्स 1994। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ आपका ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ही बनाया गया था इन दोनों को, उसी में इन दोनों का आइडिया जनरेट हुआ था एस्टेब्लिशमेंट का। 1994 में इसे बनाया गया ब्रिटेन वुड्स काउंसिल के अंदर या कॉन्फ्रेंस के अंदर। इसने काम कब से स्टार्ट किया, आपका 1946 इसने अपना काम शुरू करा अंडर अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन, क्योंकि ये सब किसके पार्ट है, यूएन के। तो इसने यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में 1946 से काम करना शुरू करा या अपना फंक्शन स्टार्ट करा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी। और आपका आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो भी आपका वॉशिंगटन डीसी में ही है। तब देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे हमारे वर्ल्ड बैंक को बनाने के। तो प्रोवाइड असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एक तरह से आप सहायता देते हैं इसके थ्रू, या उन्हें एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे वो डेवलप कर सकें। रिड्यूस पॉवर्टी, मेन एम रिड्यूस पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी को कम करना है, गरीबी को हटाना है उन डेवलपिंग कंट्री से जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा गरीबी स्तर से नीचे हैं या गरीब हैं। प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पुअरेस्ट कंट्रीज, क्या है, प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज। अब जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, आर्थिक विकास को बढ़ाना या उन्हें तेज करना। फाइनेंस द पुअरेस्ट कंट्रीज फॉर हुज पर कैपिटल जीडीपी इज लेस देन $865 अ ईयर, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट थ्रू ही इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और जिन कंट्रीज़ की या जिन डेवलपिंग कंट्रीज़ का जीडीपी कितने से कम है, $865 से कम है वन फाइनेंशियल ईयर या वन ईयर के अंडर, उन्हें आईडीए के थ्रू स्पेशल या कह सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। आईडीए क्या है, कह सकते हैं हम इसी की एक ब्रांच है, इसी की एक शाखा है वर्ल्ड बैंक की, जो इंटरेस्ट के या कह सकते हैं फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए प्रोवाइड करती है उन्हें या बनाई गई है। अब देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक के फंक्शन क्या क्या हैं। इट परस्यूड द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आपके जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं उन्हें बनाता है ये, या कह सकते हैं उन्हें चेंज भी कर सकता है और अमेंडमेंट भी। तो उन्हें टाइम टाइम पर चेक करना या उनमें करेक्शन करना या उन्हें अपडेट करना। द इन्वेस्टमेंट इन पर्टिकुलर थ्रू एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फैमिली प्रोग्रामिंग्स, और किस किस में इसका इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट करता है एजुकेशन में, हेल्थ में, न्यूट्रिशन में एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में। द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, आपके इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्शन का काम करता है कौन, वर्ल्ड बैंक। डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, आपके प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को कह सकते हैं एक कैटलिस्ट की तरह ये सपोर्ट करता है जिससे कि उनकी ग्रोथ हो सके।
और नॉर्मली जो लोन देता है ये दो तरीके से लोन देता है। एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट लोन, दूसरा होता है आपका डेवलपमेंट पॉलिसी लोन। तो इन्वेस्टमेंट लोन्स में क्या आता है, सपोर्ट ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। मतलब जो आपकी इकोनॉमी को या आपके समाज को या आपकी सोसाइटी को डेवलप करते हैं, उन प्रोग्राम्स के लिए फंडिंग करते हो सकता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है, या आपके वहाँ की जो इकोनॉमी उसमें किसी आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लगाना है जिससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके। तो ये सब तो इन्वेस्टमेंट लोन्स होते हैं। और दूसरा होता है आपका डेवलपमेंट पॉलिसी लोन्स, क्विक डिसबर्सिंग फाइनेंस टू सपोर्ट कंट्रीज। अगर किसी कंट्रीज को कह सकते हैं कि रैंडमली उसे एकदम से सपोर्ट करना है या उसकी ग्रोथ रेट को काफ़ी तेज करना है, तो उसके लिए होता है आपका डेवलपमेंट पॉलिसी लोन्स। द WB आप कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट टू मेंबर्स कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर एंड प्रोजेक्ट एनालिसिस अंडर बाय द बैंक। अब आपका ये तो हो गया कि ये फाइनेंशियल प्रोवाइड कर रहा है उन्हें हेल्प, या फाइनेंशियल इसके फंक्शन से ये। और ये WB क्या करता है, आपको टेक्निकल हेल्प भी प्रोवाइड करता है, या इसका काम है टेक्निकल हेल्प भी प्रोवाइड करना उन मेंबर कंट्रीज को जो इसके पार्ट्स हैं या इसके मेंबर्स हैं, किसके बेस पे, इकोनॉमिक सेक्टर्स एंड द प्रोजेक्ट एनालिसिस अंडर बाय द बैंक। क्योंकि अब वर्ल्ड बैंक ओवरऑल वर्ल्ड में है तो इसके पास हर हर कंट्रीज के प्रोजेक्ट्स एनालाइज होता है, किस तरह किसी ने ग्रोथ करी है, किस प्रोजेक्ट्स में उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उन हर चीज़ का इनके पास रिसर्च होती है, एनालिसिस होती है, और इनके पास एक एक्सपीरियंस होता है जो उस कंट्रीज को प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं इसकी अदर एक्टिविटीज़ क्या हैं या अदर फंक्शंस कह सकते हैं। World Bank has a strong program focusing on issues such as maintaining sustainable growth। क्या करता है आपका, आपके सस्टेनेबल ग्रोथ को फोकस करता है कि आपका जो सस्टेनेबल ग्रोथ है वो एक सीक्वेंस में हो, एक रेट से हो, ये नहीं हो कि आपका एकदम रुक जाए या आप उस चीज़ को तरफ ध्यान ही ना दे। तो इसमें क्या होता है कि प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट and poorest section of the society, encouraging by development of private sectors and reducing the decentralizing government activities। तो इसमें क्या करते हैं ये सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब वो चीज़ें हमारा ऐसा डेवलपमेंट करें कि उसके यूज़ से हमारी आने वाली जनरेशन इफ़ेक्ट ना हो, या ऐसा डेवलपमेंट करें कि हम उन रिसोर्सेज पे प्रेशर ना डालें जो आने वाले टाइम पे ख़त्म हो जाएं। इसमें हम अपने इन्वायरमेंट को ये प्रोटेक्ट भी करता है, और आपकी जो सोसाइटी के पुअरेस्ट सेक्शन है, पुअरेस्ट पार्ट्स आपकी सोसाइटी के जो पोवर्टी लाइन से काफ़ी नीचे हैं उनके लिए काम करता है, और आपके डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर को कह सकते हैं एक तरह से फाइनेंशियली फंड्स प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करता है। और आपकी जो गवर्नमेंट होती है कि सेंट्रल से लेके वो कोई चीज़ को लोकल्स को प्रोवाइड कर देती है, उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर, तो उस चीज़ को भी कम करती है कि कोई भी आपकी पॉलिसी है, स्कीम्स है, या ऐसा कोई भी सिस्टम है जो इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है, तो वो सेंट्रल के हाथों में होना चाहिए, ना कि उसे लोकल पावर्स के हाथों में उसकी ट्रांसफर जो अथॉरिटी होती है वो ना कर सके। तो इसके कुछ एफिलिएट्स हैं जो इसके लिए वर्ल्ड बैंक के लिए काम करते हैं, या यूँ कहें कि वर्ल्ड बैंक के कुछ पार्ट्स हैं जिन्हें मिलाकर वर्ल्ड बैंक बनाया गया है। तो इसके 4 पार्ट्स हैं, 4 एफिलिएट्स हैं। फर्स्ट आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, सेकंड है आपका इंटरनेशनल मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, थर्ड आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन, फोर्थ आपका रीजनल डेवलपमेंट बैंक। तो अब हम इन चारों के बारे में वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और इसे हम क्या कहते हैं, IDA भी हम इसे कहते हैं। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये बनाया कब गया, 1960 में। क्यों बनाया गया, टू प्रोवाइड डेवलपमेंट असिस्टेंस पर्टिकुलर टू पुअर कंट्रीज एंड दोज कंट्रीज हु कुड नॉट मीट द टर्म्स ऑफ WB लोन्स या वर्ल्ड बैंक लोन्स। अब जिन कंट्रीज को वर्ल्ड बैंक लोन नहीं दे पाता, या कह सकते हैं वो कंट्रीज जो वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज को या इनके नॉर्म्स को मीट नहीं कर पाते, उनको कौन लोन देता है, आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। उनमें कौन सी कंट्रीज होती हैं, जो आपकी पुअर कंट्रीज हैं, आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। दीज लोन्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू द कंट्रीज हैविंग पर कैपिटा इनकम $925 इन 1997। अब जो आपके इसमें एक लिमिट तय करी गई थी पुअरेस्ट कंट्रीज के लिए, या किन कंट्रीज को लोन दे गया आइडिया आपका, तो उसमें था कि अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम $925 होती है वन फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो
उस कंट्री को अगर इससे ज़्यादा होती है तो उसे लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर किसी कंट्री की इनकम $925 से कम होती है तो उन्हीं कंट्रीज़ को ये अपनी फाइनेंशियल हेल्प्स प्रोवाइड करेंगे। ये डाटा कब का था हमारा? 1997 में। द लोन्स आर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, और जो लोन्स होते हैं ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। कह सकते हैं किसी आप परियोजना से रिलेटेड, आपका कोई डैम्स आपको डेवलप करने हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, आपको आपका एजुकेशन सेक्टर डेवलप करना है, तो उन सभी के लिए ये लोन्स प्रोवाइड करता है। These loans are free of cost और concessional rates। इनका जो लोन होता है या तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मतलब उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता, और अगर इंटरेस्ट होता भी है तो बहुत ज़्यादा कंसेशनल रेट्स प्रोवाइड करते हैं। Loans maturity up to 50 years and repayment of loans started from a 10 year after the completion of project। अब इसकी मैच्योरिटी लेवल क्या है, मैच्योरिटी टाइम क्या है? 50 ईयर्स। अगर आप आज लोन लेते हैं तो उसके 50 साल बाद तक आप उस लोन की पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह कह सकते हैं जब आपको आज आपने कोई लोन लिया किसी कंट्रीज से और आपको 50 ईयर्स बाद से पेमेंट करना है तो आपके लिए ईजी पड़ जाता है पेमेंट कंपेरिजन टू 2 या 4 साल के अंदर उसकी पेमेंट करने से। और इनका जो लोन्स होता है वो इंटरेस्ट फ्री होता है, या कह सकते हैं कंसेशनल रेट्स पे होता है, तो वो आपको और ज़्यादा बेनिफिट या और ज़्यादा सपोर्ट करता है पूरेस्ट कंट्रीज़ को। रीपेमेंट इसकी क्या होती है कि 10 साल 10 ईयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। हो सकता है अब आपने कोई टोल टैक्स डेवलप किया या आपने कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया इनके फंडिंग से, इनकी हेल्प से, तो आप जब उस प्रोजेक्ट को डेवलप कर लो और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 10 साल बाद, उसके बाद से आप उनकी अपने जो प्रॉफिट्स है उसके अंदर से इनकी जो पेमेंट है लोन की उसे आप शुरू कर सकते हैं या शुरू होती है। तो हो सकता है आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसमें आपको 10 साल लगे बनाने में, और अब 10 साल तक आप उसका जो अर्निंग होएगी उस प्रोजेक्ट से आप वो ले सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन, जब आपका प्रोजेक्ट बन के 10 साल हो जाए उसके बाद से फिर इनकी जो रीपेमेंट शेड्यूल होता है वो शुरू होता है। दे रिक्वायर्ड गवर्नमेंट गारंटी। भी लोन देंगे किसी कंट्रीज को किस बिहाफ पे, या किसी कॉन्ट्रैक्टर है, कोई पार्टी है या प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, तो उन्हें लोन किस बिहाफ पे देंगे कि अगर उस कंट्री की गवर्नमेंट उन्हें गारंटी प्रोवाइड कर दे कि इफ अगर इन एनी कंडीशन दे विल नॉट एबल टू पे देयर इंटरेस्ट या लोन, देन ही विल पे इट। द वेल्थी कंट्रीज कंट्रीब्यूट द रिसोर्सेज ऑफ आईडीए। और आईडीए के पास फंड आता कहाँ से है, या आईडीए जो इन कंट्रीज को फंडिंग करता है या असिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो कहाँ से आता है? वेल्थी कंट्रीज से। तो वेल्थी कंट्रीज में आप जानते हैं आपकी यूएस है, जर्मनी है, ये रशिया है, ये ऐसी कंट्रीज है जो इसे फंडिंग करते हैं। तो दूसरा देखते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये हमारी दूसरी एफिलिएट्स है या दूसरी ब्रांच है वर्ल्ड बैंक की। तो International Financial Corporation was set up in 1956 and was a view to provide long term loans। इसे बनाया कब गया? 1956 में। और किस लिए? आपको लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। इट प्रोवाइड्स अ रिस्क कैपिटल टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फर्म्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ये आपको प्रोवाइड करता है रिस्क कैपिटल टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फर्म्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। अब इसमें कोई ये नहीं है कि आपकी गारंटी लेते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि आपको जो लोन प्रोवाइड करता है एक रिस्क पे प्रोवाइड करते हैं आपकी डेवलपमेंट के लिए। आपकी गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं वो लोन, या फिर आपके प्राइवेट फर्म्स को भी देते हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रमोटिंग प्राइवेट एंटरप्राइजेज इन दिस कंट्रीज। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को, आर्थिक जो हमारी वृद्धि दर होती है, आर्थिक विकास होता है, उसे बढ़ाना किस तरह? आपके प्रमोट करके प्राइवेट एंटरप्राइजेज। क्योंकि आपके जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं या कह सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये एडिशनल हेल्प प्रोवाइड करता है थ्रू फंडिंग के, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकें। और जब वो ग्रोथ करेंगे तो इकोनॉमी को अपने आप ग्रोथ होना पड़ेगा, या ग्रोथ होएगी इकोनॉमी की भी। The capital usually lent as loan, but sometimes it may be provided as a equity or equity to private firm as well. अब ये जो लोन देता है किस तरह देता है? मैक्सिमम तो ये लोन्स के रूप में अपनी जो उसे हेल्प प्रोवाइड करते हैं कंट्रीज को लोन के रूप में देते हैं, लेकिन कई बार बट समटाइम्स इट मे बी प्रोवाइड एज अ इक्विटी टू प्राइवेट फर्म एज वेल। अब प्राइवेट फर्म्स क्या होते हैं? शेयर आपके लिस्टेड होते हैं, तो कई बार ये उनके शेयर्स को परचेज करके या उन्हें इक्विटी की फॉर्म में भी आपको असिस्टेंस या हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जो आपका फाइनेंशियली होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडरेशन इज गिवन टू इकोनॉमिक प्रायोरिटी टू द प्रोजेक्ट फॉर द कंट्री। कंसिडरेशन सबसे ज़्यादा इसमें प्रायोरिटी किसको देते हैं, ये प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री, द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फ्रॉम प्राइवेट सोर्सेज एंड द साउंडनेस ऑफ द प्रोजेक्ट। अब जो प्रोजेक्ट आपका कह सकते हैं कि देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट करे आपकी इकोनॉमी को, आपके डेवलपमेंट को, जिसकी ज़्यादा नीड है, जिस चीज़ की डेवलपिंग कंट्रीज़ को, उन प्रोजेक्ट्स को ये ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और the IFC also seeks to encourage the development of local capital market in individual countries and tries to stimulate इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो। और आपकी जो एक कैपिटल मार्केट होती है उसको भी डेवलप करती है, उसको भी एनकरेज करती है, किसके लिए कि जब आपकी कैपिटल मार्केट डेवलप होएगी तो आप दूसरी कंट्रीज में फ्लो करेंगे अपनी करेंसीज का या कैपिटल का, और दूसरी करेंसी कंट्रीज की जो कैपिटल आपकी कंट्री में फ्लो करेगी, जो कि आपका रिसोर्स बनेगा एफडीआई का। और जब एफडीआई किसी कंट्रीज में आती है तो उसका अपने आप डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आपका मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसे आप MIGA भी बोलते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1998 में। तो आप देखेंगे आपको हर किसी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर एक तरह से आपको नोटिस करना है या याद करना है। हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये नॉर्मली किस चीज़ में काम करती है, डेवलपिंग कंट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये काम करती है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करें अपनी एफडीआई को या अपने कैपिटल को, करेंसी को, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। MIGA एम्स टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव बाय इंश्योरिंग सच इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट लॉस ड्यू टू पॉलिटिकल रिस्क सच एज एक्सप्लोरेशन, ब्लॉक्ड करेंसी ट्रांसफर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉर एंड रेवोल्यूशन। अब आप किसी दूसरी कंट्री को किस तरह कन्वे करोगे या किस तरह अट्रैक्ट करोगे उस कंट्री में जो डेवलपिंग है, तो उसके कुछ तरीके होते हैं कि जब डेवलपिंग कंट्रीज में कोई क्यों इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि उन्हें अपनी कैपिटल की या इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी नहीं होती। वहाँ पर हो सकता है कि उन्हें लॉस हो जाए या उस कंट्री की पेमेंट उनकी ब्लॉक हो जाए। तो इस कंडीशन में MIGA क्या करता है, उनको एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इंश्योर करता है कि उनके पॉलिटिकल रिस्क सच एज एक्सप्लोरेशन, ब्लॉक्ड करेंसी ट्रांसफर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉर एंड रेवोल्यूशन, कि अगर जहां वो डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर वहां पर उनका कोई कह सकते हैं पेमेंट अटक जाए या पेमेंट ब्लॉक हो जाए या कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए उस कंट्री के साथ, या वो कंट्री किसी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दे, उस कंट्री में वॉर हो जाए, या फिर कह सकते हैं कि उस कंट्री में कोई रेवोल्यूशन हो जाए, आंदोलन, तो ऐसी कंडीशन में अगर उन कंपनीज को कोई लॉस होएगा तो उसको कौन रिकवर करेगा या कौन असिस्ट करेगा, MIGA। तो जब इतनी सिक्योरिटी हम या इंश्योर कर देते हैं डेवलप्ड कंट्रीज को कि वो डेवलपिंग कंट्रीज में अपना इन्वेस्टमेंट करें, और अगर उन्हें कोई लॉस होता है तो उसे कौन रिकवर करेगा, MIGA। तो डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं, क्योंकि अब उन्हें पास क्या, उन्हें एक सिक्योरिटी है, इनसिक्योर है वो कि उन्हें लॉस नहीं होएगा। प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग सर्विसेज एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू इट्स मेंबर। अब ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग सर्विसेज एंड एडवाइजरी सर्विस टू इट्स मेंबर। अब आपको जो सर्विस होती है, आप किसी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ की जो आपकी मार्केटिंग सर्विसेज होएगी वो आपको प्रोवाइड करता है MIGA। कह सकते हैं आपकी दूसरी कंट्री में जब आप बिजनेस करोगे, वहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, तो आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती है मार्केटिंग की वो प्रोवाइड करता है, और आपको एडवाइस भी देता है, आपको एक कंसल्टेंट का भी काम करता है ये अपने उन मेंबर्स को जो इन्वेस्ट करते हैं। और इसमें कितने मेंबर्स है, 152 मेंबर्स है हमारे इसके अंदर। देखते हैं नेक्स्ट आता हमारा रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स। तो रीजनल डेवलपमेंट बैंक क्या, हम देख लेते हैं कि RDB, a multilateral financial institution that provide financial and technical assistance for development in low and middle income countries within their regions। सॉरी गाइस, यहाँ पर फ्रो लिखा है, इसकी जगह क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पर आना चाहिए 4, इसे आप करेक्ट कर लेना। तो एक RDB क्या है, एक मल्टीलेटरल कह सकते हैं मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत सारी कंट्रीज में काम करता है, या कह सकते हैं वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में काम करता है, जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट के लिए। और किन कंट्रीज को प्रोवाइड करता है, जो लो इनकम है, कह सकते हैं पॉवर्टी है, लाइन से नीचे हैं, या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं
उनको विद इन देयर रीजन्स। दे प्रोवाइड लोन इन लो एंड कंसेशनल रेट्स विद रीपेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। अब आपको जो लोन देता है ये आपके जो इसकी और एफिलिएट्स थे उन्हीं की तरह है, ये भी आपको लोन क्या कहते हैं लो एंड कंसेशनल रेट्स पे देता है। और आपकी जो रीपेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपके जो टर्म एंड कंडीशंस होती है रीपेमेंट की उनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। द मेन एम टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लो इनकम एंड मिडल इनकम कंट्रीज पीपल। इसका मेन एम क्या है कि आपके जो लो इनकम या मिडल इनकम कंट्रीज हैं वहाँ के पर्सनस की, वहाँ के पीपल्स की लाइफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है। तो इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, इसके भी कह सकते हैं कि आरडीबी खुद कह सकते हैं एक शाखा है, एक ब्रांच है आपके वर्ल्ड बैंक की। और अब हम रीजनल डेवलपमेंट बैंक या आरडीबी की भी ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे जो इसके अंडर आती हैं या इसके लिए काम करती हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि हमने क्या था रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, इसमें देखिए आपने क्या है कि रीजनल डेवलपमेंट बैंक मतलब एक रीजन को लेकर ये बैंक होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, तो ये किस रीजन से रिलेटेड है, अमेरिकन रीजन से रिलेटेड है। तो इसको एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका 1959 में। इसकी कंट्रीज है 46 मेंबर्स इंक्लूड साउथ अमेरिकन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज एंड वेस्ट यूरोप एंड जापान कंट्रीज। तो कह सकते हैं आपका एक रीजन इन्होंने अपना डेवलप कर लिया, डिसाइड कर लिया कि ये कंट्रीज मिलके इसमें ऑपरेट करेंगी या इस चीज़ का फॉर्मेशन करके इसमें अपना रेगुलेट करेंगी इस बैंक को या इसे चलाएंगी। तो द मेन एक्टिविटी ऑफ IADB इज टू लैंड टू गवर्नमेंट एंड पब्लिक and private enterprises for specific economic and social development projects and for sectorial and sectorial firms for term ranging from 15 to 14 years। तो अब इसका मेन एम क्या है, अपने उस रीजन के अंदर, जो रीजन किसके अंदर आता हो, साउथ अमेरिका कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, वेस्ट यूरोप एंड जापान, इस रीजन के अंदर जो कंट्रीज आती हैं वहाँ की गवर्नमेंट्स को या वहाँ के पब्लिक सेक्टर्स को ये लोन प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए फंडिंग करते हैं या उन्हें एक फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड होता है इस लोन्स का वो होता है 15 to 40 ईयर्स। तो आपने देखा कि IADB का काम क्या है, मेन आपके जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स हैं या कह सकते हैं अमेरिकन रीजन्स हैं वहाँ की कंट्रीज़ को, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ की गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ की पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, उनको फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करते हैं उनके प्रोजेक्ट्स के लिए। और उसका जो टाइम पीरियड है उनका लोन्स का रीपेमेंट का 15 to 40 ईयर्स है। दूसरा आता है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो जैसा इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें भी एक रीजन है एशिया। तो एशिया ये नॉर्मली काम किसके लिए करता है, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जो कंट्रीज़ एशिया रीजन के अंदर आती हैं, ये बैंक उनके लिए काम करता है। इसे बनाया गया था 1996 में। द बैंक हैज़ मेंबर ऑफ 41, इसके जो मेंबर हैं वो 41 मेंबर्स हैं फ्रॉम विद इन द रीजन। इसके जो एशिया रीजन है हमारा उसके अंदर से 41 मेंबर्स हैं और 16 मेंबर्स आपके किसके हैं, आउटसाइड द रीजन। तो कह सकते हैं कि इस बैंक में काफ़ी ऐसी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट कर रखा है या वो भी इनकी मेंबर्स हैं जो हमारे रीजन से बाहर हैं या एशिया रीजन से बाहर हैं। द बैंक प्रोवाइड्स और गारंटी डायरेक्ट लोन्स टू प्रोवाइड वेंचर्स इन एशिया और पैसिफिक कंट्रीज। तो हम किन्हें कह सकते हैं, किन्हें प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियली हेल्प और गारंटी एज अ लोन, या तो वो एशिया का वेंचर हो या पैसिफिक कंट्रीज का हो। तो मतलब उनका कोई प्रोजेक्ट हो या उनका कोई गवर्नमेंट को चाहिए या फिर वहाँ कोई प्राइवेट इन्वेस्टर्स है उसे लोन चाहिए, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक्स उनके लिए काम करता है, उनके लिए वर्क करता है, उन्हें फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करने के लिए एज अ डायरेक्ट लोन। Asian Development Bank also help to develop local capital market by underwriting the security issues by private enterprises। अब आपका जो ये क्या करता है कि help to develop local capital market by underwriting the securities issued by private enterprises। अब आपके जो private enterprises हैं उनका जो वैल्यू होता है किसी इकोनॉमी में या उनकी जो फ्रैक्शन होता है या शेयर होता है डेवलपमेंट का या कंट्रोल होता है, उसको भी ये काफ़ी हद तक कम करता है। जब आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स या प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पावर को कम करोगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जब आप किसी एक चीज़ की मोनोपोली किसी ने क्रिएट कर ली है, तो अगर आप उसकी मोनोपोली को कम कर दोगे तो हो सकता है वहाँ पर और भी इन्वेस्टर्स या और भी मैन्युफैक्चरर्स
आए और अपना काम शुरू करें या ग्रोथ करें। द बैंक ऑपरेशंस इन वेरियस सेक्टर, और ये बैंक किस किस सेक्टर्स में काम करता है नॉर्मली वो देख लेते हैं हम। आपका एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी, फाइनेंस, इंडस्ट्रियल एंड नॉन फ्यूल मिनरल्स। एग्रीकल्चर क्या, अगर आप जैसे फार्मर हैं, आप किसी प्रोडक्ट्स को फार्मिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या उसे कन्वर्ट कर रहे हैं किसी और प्रोसेस में, तो आपके लिए आपको उसके लिए इंडस्ट्रीज चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उस चीज़ में आपके लिए लोन प्रोवाइड करता है। दूसरा आपका एनर्जी है, तो एनर्जी आपकी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, या आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इस चीज़ को ग्रोथ करने के लिए या इनके प्लांट्स लगाने के लिए आपको हेल्प प्रोवाइड करता है। फाइनेंस आपको पता है, अगर आपकी गवर्नमेंट कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ या कोई भी ऐसे प्रोग्राम्स को बना रही है जिसके लिए उसे फाइनेंस की नीड है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की नीड है, तो वो भी ये प्रोवाइड करता है। और इंडस्ट्रियल एंड नॉन फ्यूल मिनरल्स, अगर आप कोई एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कोई मिनरल्स, लाइक आपका एल्युमिनियम है या आपका आयरन है, निकल है, ऐसा कोई भी और या मिनरल जो फ्यूल के रूप में हो सकता है कि फ्यूल ना हो, जो ईंधन किसी दूसरे के लिए, कैटलिस्ट के लिए यूज ना हो, लेकिन वो क्या हो सकता है आपका मेटल्स, ये कह सकते हैं आपके जो ओर्स हैं, माइनिंग है, उनके लिए भी ये आपको हेल्प देता है। इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया रीजन्स और पैसिफिक रीजन्स की कंट्रीज को। नेक्स्ट आपका अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। अब ये बैंक भी किसके लिए है? अफ्रीकन रीजन के लिए। तो इसमें आपने देखा कि हर बैंक जो बनाया गया है रीजन के लिए बनाया गया है, एक स्पेसिफिक एरिया के लिए डेवलप कवर करता है कि वो सिर्फ उसी रीजन को कवर करेगा, उसी को फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करेगा। और जब आप किसी एक स्पेसिफिक रीजन को ज़्यादा फोकस करते हैं कंपेरिजन टू होल इकोनॉमी, तो वो ज़्यादा डेवलप करता है क्योंकि आप किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे ही फोकस कर रहे हैं। तो इसका कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट 1964 में हुआ और इसने अपना फंक्शन कब स्टार्ट किया? 1966 में। इस बैंक के 77 मेंबर हैं, उसमें से 53 मेंबर्स किसके हैं? रीजन के अंदर ही आते हैं आपके, और 24 मेंबर आते हैं आउटसाइड द रीजन। जैसे ही आपने देखा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक्स में कि उसके भी कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो हमारे रीजन से बाहर हैं। तो अगर बाहर किसी डेवलपमेंट कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज को लगता है कि उन्हें इसमें ऐड होना चाहिए, तो इसमें ऐड हो जाती हैं, इसका मेंबर बन जाते हैं। The objective of the bank to promote the economic development and social progress of its regional member countries। तो इसका भी नॉर्मली हर बैंक का काम सेम ही है कि वो आपकी इकोनॉमी को डेवलप करते हैं या आपके सोशल प्रोग्रेस को डेवलप करते हैं, किसको? रीजनल मेंबर्स कंट्रीज को। The bank provide financial as well as technical assistance for the preparation and the execution of the development projects and programs with emphasis on agriculture, transport, public utilities, इंडस्ट्री, हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं किस लिए क्या करता है काम, आपको फाइनेंशियली एज वेल एज टेक्निकली असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि हो सकता है टेक्निकल असिस्टेंस में इसके पास एक्सपीरियंस हो, इसके पास अदर कंट्रीज का जो डाटा है वो हो, या इसके पास कह सकते हैं हम कि अगर इसने कोई प्रोजेक्ट चलाया कहीं पर तो उसका एक एनालिसिस हो कि आपको किस तरह वो काम करना है, तो वो सब आपका टेक्निकल असिस्टेंस में आ जाता है। और फाइनेंशियल में आता है आपकी फंडिंग, जैसे डायरेक्ट लोन है या इनडायरेक्ट लोन। यहाँ पर फ्रो लिखा है, यहाँ पर आएगा आपका 4 आएगा, आप इसे करेक्ट कर लेना। फॉर द प्रिपरेशन एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस किसके लिए प्रोवाइड करता है? फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को करने के लिए या उन्हें डेवलप करने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए अपना फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है उन कंट्रीज़ को जो अफ्रीकन डेवलपमेंट रीजन्स के अंदर या अफ्रीकन रीजनल के अंदर आती हैं। तो इसके अंदर नॉर्मल प्रोजेक्ट्स किस किस से रिलेटेड होते हैं इनके प्रोजेक्ट्स या कह सकते हैं प्रोग्राम्स? तो होता है एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक यूटिलिटीज़, इंडस्ट्री, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो कह सकते हैं कि यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप इनका ग्रोथ करते हैं, इनका डेवलप करते हैं, तो कंट्री अपने आप डेवलप हो जाती है। क्योंकि जैसे एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक यूटिलिटीज़ है, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, अगर ये ग्रोथ कर रहे हैं या डेवलप हो रहे हैं तो वो कंट्री अपने आप डेवलप हो जाती है। तो गाइस आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इससे पहले पार्ट में हमने आईएमएफ के बारे में कंप्लीट पढ़ा था या कंप्लीट डिस्कशन किया था। इस चैप्टर में या इस लेक्चर में हमने बात करी है वर्ल्ड बैंक और उसके एफिलिएट्स के बारे में। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने आईएमएफ के बारे में देखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर
समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।